सबसे ज़रूरी बात कि ये टॉपिक बिल्कुल भी पीपीटी वाला नहीं है, हम उसको पीपीटी पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन ठीक है एटलीस्ट कुछ कीवर्ड्स आपके पास रहे, कुछ रहे स्टेटमेंट्स, इसके लिए मैंने पीपीटी खोल के रखा है। बाकी ये पूरा टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरे इंडियन पॉलिटी में इमरजेंसी इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दूसरा तीसरा और कोई नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको समझ में आएगा। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से लेके तो आज तक इस टॉपिक को लेके या फिर इमरजेंसी को लेके पार्ट 18 में या फिर आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच में जो भी प्रोविजंस हैं उसमें आज तक हमें 3 बार अलग अलग अमेंडमेंट्स मिलते हैं। अमेंडमेंट नंबर 38, अमेंडमेंट नंबर 42 और अमेंडमेंट नंबर 44। 3 ही अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस इमरजेंसी के टॉपिक को लेके किया। तो वो क्या सारे चेंजेस हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब ये जो हमने टाइटल दिया है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के नाम पे पहली बात तो 3 टाइप के इमरजेंसी हमें इंडिया में दिखते हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, इसके अलावा प्रेसिडेंशियल रूल, और तीसरा टाइप का जो इमरजेंसी है उसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले हम लोग इन चीज़ का इंपॉर्टेंस समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 में इसके प्रोविजंस किए हैं। अगर हम लोग देखें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ मिलेंगे जिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसे प्रोविज़न हमें नहीं मिलने। जैसे अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में इमरजेंसी के नाम से कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये प्रोविज़न किया है। इस प्रोविज़न के अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखें तो हमें दो से 3 हम लोग की पॉइंट्स डाल सकते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है अगर हमने इमरजेंसी लगाया। पहली बात, थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। 2 मिनट में नहीं समझा सकता मैं वैसे इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट्स सामने पढ़ना है। लेकिन जैसे अगर हम लोग इफेक्ट्स की बात करें तो अगर हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, जो आज फेडरल दिखता है, वो पूरा का पूरा नेचर ऑटोमेटिकली यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाएगा और उसके लिए आपको कोई अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न आपको नहीं मिलेगा कि विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, वो भी इतना बड़ा। आप अगर आज हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम के अलावा यूनिटरी सिस्टम अगर बिठाने जा रहे हो तो लगभग वो असंभव सा हो जाएगा और उसके लिए आपको 3rd टाइप का वो करना पड़ेगा अमेंडमेंट, जो बहुत ही एक मुश्किल अमेंडमेंट प्रोसेस है। लेकिन अगर इमरजेंसी लागू होता है तो हमें कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल से चेंज होके यूनिटरी बेस हो जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज दिखता है। अब आप सोचिए कि अगर वो फेडरल से चेंज होके यूनिटरी बेस हो रहा है तो किसके पावर्स जो है वो कम हो गए और किसके पावर्स बढ़ेंगे? सेंट्रल के बढ़ेंगे और स्टेट्स के जो है वो ख़त्म हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो हम स्टेट के पावर्स को ख़त्म कर रहे हैं या फिर कम रख रहे हैं और सेंट्रल के पावर को बढ़ा रहे हैं। ये एक इफेक्ट मोटा मोटी आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो उसका पूरा डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे होता है और सबसे पहले हमारा आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो रिपील किया जाएगा। मतलब हमें वो आर्टिकल, वो राइट यूज़ करने का ही राइट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात या फिर सबसे इंपॉर्टेंट राइट हमारे लिए है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस टाइम पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ना ही कर सकेंगे। अगर इमरजेंसी लागू होती है तो इंडियन गवर्नमेंट अपने डिटेंशन एक्ट को लेके किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकती है, जेल में डाल सकती है, डिटेंशन में रख सकती है। तो इतने सारे हमें जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं उसमें तो एक भी इफेक्ट ऐसा नहीं दिख रहा है भाई जो सही हो। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी लागू होता है तो फेडरल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यूनिटरी बेस सिस्टम आ जाएगा, मतलब स्टेट्स दबाए जाएंगे, सेंट्रल जो है वो पावरफुल हो जाएगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, डिटेंशन एक्ट लागू हो जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें हमें नेगेटिवली दिख रही है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉजिटिव हमें दिखती नहीं है चीज़। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इमरजेंसी के ऑब्जेक्टिव्स को समझने जाए तो हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या दिखेंगे? तो हमारे डेमोक्रेसी का प्रोटेक्शन, ये हमारे इमरजेंसी के प्रोविज़न का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब ये समझने वाली बात है कि डेमोक्रेसी का प्रोटेक्शन इमरजेंसी करता है और हम यहाँ तो इफेक्ट्स देख रहे थे जो स्टेट को पावरलेस कर रहा है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है। तो हमारे डेमोक्रेसी का प्रोटेक्शन कैसे करता है?
चलो ये बात हमने रखी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो हमारे डेमोक्रेसी का प्रोटेक्शन। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन, ये भी इमरजेंसी का जो है वो खास ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और थर्ड जो टाइप या फिर थर्ड जो ऑब्जेक्टिव हम लोग रख सकते हैं वो रहेगा कि हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर इफेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इनका कहीं पे भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, लेकिन इफेक्ट्स भी ऐसे ही है और ऑब्जेक्टिव्स भी इसके यही हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम लोग इफेक्ट्स देखें तो इफेक्ट्स उतने ही हमें निगेटिव मिल रहे हैं। तो ऐसे कैसे हमारे पावर्स को, हमारे राइट्स को छीन के डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन या देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी का प्रोटेक्शन किया जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसको हम लोग एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले भी शायद मैंने ये एग्जाम्पल रखा है कि समझ के चलो, बिल्कुल अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल को रखा था कि समझ के चलिए कि हम एक हमारे घर में है, बड़ा सा हमारा घर है, बड़ा सा गार्डन है और हमारे घर के गार्डन में बच्चे खेलते रहते हैं। उस दिन भी, जिस दिन कुछ एक इंसिडेंट हो रहा है, उस दिन भी बच्चे खेल रहे थे। हमारे घर में 5-6 बच्चे हैं। घर के बड़े जो है वो गैलरी में चाय पी रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि दूर से कुछ लोग हाथ में जो है वो डंडे वंडे लेके हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। और ये बात क्लियर हो रही है कि शायद ये हमारे घर पे होने वाला एक बहुत बड़ा अटैक है। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमारे बच्चे जो गार्डन में खेल रहे थे, जो कि वो उनका राइट है, अब ऐसे सिचुएशन में भी हम उन्हें ऐसे ही गार्डन में खेलने देंगे क्या? सबसे पहले बात तो ये है, हम सबसे पहले नीचे जाएंगे गार्डन में, सबको जो है गार्डन से उठा के ले आएंगे और एक रूम में उन्हें लॉक कर देंगे और इनको बिल्कुल बाहर निकालने की हम लोग इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे ही होगा ना? अब ये इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? उनके राइट्स को तो हम लोग छीन रहे हैं, उनके राइट्स को, उनके पावर्स को तो हम लोग कम कर रहे हैं, और पूरे घर का जो पावर रहेगा वो एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में रहेगा, जो भी उस घर का सबसे बड़ा रहेगा। तो यहाँ जैसे सेंटर कर रही है ना कि स्टेट्स के सारे पावर्स को अपने तरफ ले रही है और खुद ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल रहने की कोशिश कर रही है, वैसे ही वो घर में कोई एक पर्सन जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो सबके पावर्स अपने हाथ में ले रहे हैं और सारे बच्चों को और जितने भी छोटे हैं उनको एक रूम में लॉक कर दिया जा रहा है। वो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो सोच रहा है कि भाई जो भी मुश्किल है उसको मैं फेस करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं देखूंगा, मेरे घर वालों पे आँच ना है। राइट इसी तरीके से जब इमरजेंसी का एक कोई सिचुएशन आता है तो सेम सिचुएशन में सेंटर भी यही करता है कि वो स्टेट या फिर हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके राइट्स को छीन लेता है, उनके पावर्स को कम कर देता है और खुद के पावर्स को बढ़ाता है। इसी कारण उस पर्टिकुलर थ्रेट सिचुएशन में हमारे लोगों के, मतलब जो देश के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, हमारा डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कंट्री का इंटीग्रिटी एंड यूनिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें हाथ में छड़ी लेना ज़रूरी हो जाएगा। और इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाथ में छड़ी लेके घूमता है और सबके पावर्स को कम करने की कोशिश करता है। अब समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव्स क्यों ऐसे थे और उसके जो इफेक्ट्स है वो हमें ऐसे क्यों दिखते हैं। क्योंकि सिचुएशन आम नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। पहली बात तो आपको यही समझना ज़रूरी है कि हम इमरजेंसी कब लागू करेंगे। तो जब भी एक थ्रेट सिचुएशन हमारे कंट्री पे आएगी उस समय में हम इमरजेंसी लागू करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचिए ना, इस वर्ड में ही शायद आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ आप लोगे। हम बहुत बार कहते हैं ना कि इमरजेंसी, हम कहते भाई नहीं यार जाना है, इमरजेंसी है, घर में इमरजेंसी आ गया, फैमिली में इमरजेंसी आ गया। तो इमरजेंसी आ गया मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है जो शायद हम लोग हैंडल नहीं कर पाए, राइट? कोविड के टाइम पे या फिर और भी कुछ टाइम पे जो सिचुएशन हम लोग एडजस्ट या फिर हैंडल नहीं कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पावर्स अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, उसको हम लोग इमरजेंसी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। एक नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 से लागू होता है, इसके अलावा प्रेसिडेंशियल रूल जो आर्टिकल 356, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में इसका प्रोविज़न है। तीनों टाइप के इमरजेंसी ये बहुत अलग अलग है, तीनों का एक दूसरे से कोई दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, तीनों का एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है। और जितना मैंने अभी कहा ना कि बेसिकली हमारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये होता है वो होता है,
ये जो पावर्स और राइट्स को कम करने वाला जो सिचुएशन रहेगा वो कब आएगा, क्योंकि इमरजेंसी तो हमें 3 टाइप की दिखती है। तो अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी अगर लागू होता है तो हमारे पावर्स या राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। अदरवाइज अगर प्रेसिडेंशियल रूल है या फिर फाइनेंशियल है तो उसके कोई खास इफेक्ट्स हमारे ऊपर नहीं होंगे या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे नहीं होंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन इस इमरजेंसी से है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंशियल रूल कोई थ्रेटफुल सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इतना कुछ थ्रेटफुल नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस है उस टाइम पे, लेकिन उसे हम लोग थ्रेट सिचुएशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो नेशनल इमरजेंसी कैसा सिचुएशन रहता है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो हमें देखना है नेशनल इमरजेंसी। अब जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं उसको भी हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो किस कंडीशन में लागू होता है, क्या सिचुएशन रह सकती है। वन बाय वन इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, 2 हमने इंपॉर्टेंट रीजंस रखे हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो एक रीजन एक्सटर्नल रह सकता है या फिर वो रीजन इंटरनल भी रह सकता है। अगर वो रीजन एक्सटर्नल है तो बेसिकली उसमें फिर 2 पॉइंट और हैं। एक्सटर्नल रीजन किस कारण से, सो ड्यू टू वार या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन। और अगर इंटरनल रीजन है तो उसे क्या चीज लागू होगी, तो वो है आर्म रिबेलियन। अब इन तीनों वर्ड्स का आप बहुत अच्छे से ना मीनिंग समझ लीजिए। अगर हमने हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाया है, पहली बात तो हमारे कंट्री में 1975 के बाद कोई नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ। अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था। फर्स्ट टाइम 1962 में, सेकेंड टाइम 1971 में, थर्ड टाइम 1975 में। फर्स्ट टाइम जब 1962 में हुआ उस टाइम पे चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार चला। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाया। तो तीनों को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो आपको इसमें रीज़न मिल जाएगा कि बेसिकली जिसे हम लोग ड्यू टू वार कह रहे हैं या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन कह रहे हैं या फिर आर्म रिबेलियन कह रहे हैं, किस कंडीशन में किस तरीके से लगाया जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, 1962 में अगर चाइना ने इंडिया पे अटैक किया और यहाँ इंडिया और चाइना का वार होता है तो ये कहीं ना कहीं जो थ्रेट सिचुएशन आया ये एक्सटर्नल रीजन से आया है। और ड्यू टू वार हमें ऐसे कंडीशन में जो चाइना जैसे कंट्री ने इंडिया पे अगर अटैक किया है तो कहीं ना कहीं ये हमारे यूनिटी इंटीग्रिटी पे एक अटैक ही है ना, कहीं ना कहीं ये हमारे डेमोक्रेसी पे ये अटैक है। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे थ्रेट सिचुएशन में हमारे कंट्री का प्रोटेक्शन करने के लिए हम जो प्रोविजन लागू करेंगे उसे हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। सेम अगर एक्सटर्नल अग्रेशन जैसा कोई सिचुएशन है तो भी हम लोग उस सिचुएशन में इंडिया में बिल्कुल ये इमरजेंसी जो है वो लागू कर सकते हैं। और इंटरनल जो रीजन यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कि आर्म रिबेलियन, तो इसे समझते हैं। ऑफ कोर्स ये इंटरनल रीजन में हमने रखा है। इंडिया में वैसे भी इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है और देश के बहुत सारे कोनों में है। जैसे अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में खालिस्तान और खालिस्तानियों का जो डिमांड है वो कोई नया नहीं है। मेरे ख्याल से इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि खालिस्तान वाला क्या सिचुएशन है, बताने की ज़रूरत है कि क्या है, पता होगा अच्छा खासा कि ये क्या बेसिकली ये है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में चले जाए तो ये जो एरिया है जिसे हम लोग पंजाब कह रहे हैं, पंजाब में एक ही किंगडम आज तक जो बना था वो था पंजाब का जो किंग राजा रंजीत सिंह। और राजा रंजीत सिंह के बाद लेकिन ब्रिटिश रूल ने पूरे पंजाब को जो है वो निगल लिया। और तब से अगर हम लोग देखें तो सिख मूवमेंट एक चली थी जिनका यही डिमांड था कि भाई पंजाब को आप ब्रिटिश रूल से अलग कर दो, हमारा कल्चर, हमारा कंप्लीटली सारी जो चीज़ें वो अलग है, हम ब्रिटिश रूल में नहीं रह सकते। तो ये अलग वाला जो मामला है ये बहुत पुराना है पंजाब का। देश आज़ाद हुआ 1947 में, पार्टीशन हुआ तो भाई जिन्ना की जिद से हमने पाकिस्तान अलग करवा दिया। तब भी सिखों का ये डिमांड था कि अगर जिन्ना को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, हमें भी चाहिए अलग सा एक खालिस्तान एरिया। तब भी उनका किसी ने नहीं सुना। लेकिन उसके बाद उन्होंने, उनका जो पार्टी है आज भी है जिसको हम लोग कहते हैं अकाली दल, और अकाली दल ने हमेशा ये डिमांड रखी है कि हमें इस
इंडियन मतलब टेरिटरी में नहीं रहना है। हमें आप एक अलग पार्ट करके दीजिए, हमें एक अलग रीजन दीजिए, उस देश का जो नाम रहेगा वो रहेगा खालिस्तान। तो पंजाबी सिखों की ये बहुत पहले से डिमांड है, और उन डिमांड के चलते अगर हम लोग लगभग 1970 से लेके 80 का जो दौर देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। इतना कि पंजाब में कोई भी आम इंसान मतलब इजीली नहीं रह सकता था, वहाँ पे सर्वाइव कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे जो अकाली दल के जो लीडर्स थे, बाकी जो सारे लोग थे भाई, लगभग सबके हाथ में वेपन्स, और बहुत अग्रेशन उस टाइम पे बढ़ गया था उनका। सीधा सीधा मामला ये था कि भाई हमें एक अलग एरिया करके दीजिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हुए, रिवॉर्ड्स हुए, यहाँ तक कि अमृतसर में जो उनका सबसे पुराना जो सबसे होली प्लेस है, जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल कहते हैं, तो गोल्डन टेम्पल में पूरा कब्जा था खालिस्तानियों का। ऑफकोर्स अब वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर जो खुद सिख ही थे, वो गए सुबह सुबह अपने भगवान से मिलने, तो वहाँ पे खालिस्तानियों ने वही अंदर में, उस गोल्डन टेम्पल के अंदर में उनको शूट कर दिया, मर गए वो। जब उनका बॉडी पड़ा था, पुलिस स्टेशन को पता चला, डिपार्टमेंट आया, तो डिपार्टमेंट पुलिस वालों को 1 घंटा बाहर खड़ा रखा गया और अंदर से कहा गया कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ तक हालत थी पंजाब की। ये बात हम कर रहे हैं 1984 की। तो ऐसे सिचुएशन में, अब ये थ्रेट सिचुएशन तो आ गया, और ऐसा थ्रेट सिचुएशन है, तो ऐसे कंडीशन में हम उस सिचुएशन को संभालने के लिए इमरजेंसी ही लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ आर्म रिबेल वाला ये जो अगर मामला होगा, तो आर्म रिबेल वाला मामला आपको हम लोग इंटरनल रीजन से लेंगे ना, ये तो देश के अंदर की बात है। तो एक अगर थ्रेट बन रहा है तो उसके पीछे 2 रीजन रह सकते हैं। एक तो एक्सटर्नल रह सकता है जैसे वार या फिर अग्रेशन, या फिर वो इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इमरजेंसी को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं पहले ही बोल दिया कि ये टॉपिक पीपीटी वाला बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजें मुझे बीच बीच में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, और फिर जैसे सामने सामने जाएंगे तो वो मिस होते जाएंगे ना, तो आप इसको नोट करते भी चलिए। यहाँ जो हमें ये वर्ड दिख रहा है इंटरनल में, आर्म रिबेलियन, ये पहले से ये वर्ड नहीं था। आर्म रिबेलियन ये वर्ड पहले से नहीं था। यहाँ इंटरनल में हमें जो वर्ड दिखता है वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन ये जो ओरिजिनल वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज किया गया। आपको उसके लिए क्या करना पड़ा होगा, अमेंडमेंट करके हमने इस वर्ड को चेंज किया। और मैंने तभी भी आपको बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इमरजेंसी को लेके आज तक 3 ही मेजर अमेंडमेंट्स होते हुए दिखते हैं। 38th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट। ये जो वर्ड दिख रहा है आर्म रिबेलियन, इस वर्ड को डाला गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस ये वर्ड को निकाल के ये वर्ड डाला गया, तो इसके लिए हमने 44th अमेंडमेंट किया 1978 में। 44th अमेंडमेंट 1978 जो इंटरनल डिस्टर्बेंस इस वर्ड को निकाल के आर्म रिबेलियन इस वर्ड को ऐड ऑन करता है। बाकी तो जो एक्सटर्नल में जो 2 रीजन है वो तो एज इट इज है। पहला चेंज, अच्छा, और उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि तो आप उसको पकड़ पाओगे कि 44 से क्या हुआ होगा, 38 से क्या हुआ होगा और 42 से क्या हुआ। सिचुएशन पहले मैं बता दूं तो हमें थर्ड इमरजेंसी को भी बहुत ऐसे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। 38th अमेंडमेंट हुआ था 1975, 42nd अमेंडमेंट भी हुआ था 1976 में, सॉरी, और 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978। तो पहले हम लोग सरकारें देख लेते हैं। इस टाइम पे सरकारें किसकी थी। 1975 इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था जब 38th अमेंडमेंट हुआ। 1976 इंदिरा गांधी का ही गवर्नमेंट था जब 42nd अमेंडमेंट हुआ। 1978 जब 44th अमेंडमेंट होता है तो गवर्नमेंट था मोरारजी देसाई, मतलब जनता दल। तो पहले 44th अमेंडमेंट और 38-42 अमेंडमेंट दोनों को अलग अलग बास्केट में कर दो। 38-42 इंदिरा गांधी, 44th अमेंडमेंट मोरारजी देसाई, जनता दल। ठीक है, अब 44th अमेंडमेंट में हमें पॉजिटिव चीजें मिलने वाली है, 38-42 में जो है वो थोड़ा सा निगेटिव मिलने वाली, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा मिलेंगी। तो इसलिए मैं पहले आपको सिचुएशन लाता हूं सामने कि सिचुएशन ये था क्या, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। हमारे कंट्री में लगभग 1969 से लेके पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कांग्रेस में ही, इंटरनल कांग्रेस।
और ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थे वो ईगो फैक्टर पे ही बेस्ड थे। अब ये ईगो फैक्टर क्या था, कैसे था, पहले उसे समझ लीजिए। कांग्रेस के बड़े लीडर में से एक लीडर जो काफ़ी साल तक फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके पहले वो बॉम्बे प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर जो थे मोरारजी देसाई, और सीनियर पर्सन मोरारजी देसाई के अलावा भी चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जयप्रकाश नारायण, ये बड़े लीडर्स और सीनियर लीडर्स। लेकिन इन सब के बीच में 1966 में एक लेडी देश की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर बनती है, मतलब एज ए लेडी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। वो उम्र में उस टाइम पे इतने बड़े भी नहीं थे, मतलब ठीक ठीक थे, और देखा जाए तो इन सारे लीडर से उम्र में छोटे थे। अब पहली बात कि जैसे हमारे कंट्री में जो भी पैट्रियार्चिक सोसाइटी है, तो बड़ा आम सा बात है भाई, कोई एक फीमेल या फिर कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर बैठेंगी तो बिल्कुल किसी मेल को तो सहन होगा नहीं। और वैसे भी मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना ये बचपन से था, बचपन से बोल रहा हूँ मैं। मतलब यकीन मानिए कि जब 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका डेथ हुआ, तो यहाँ 13वीं का प्रोग्राम होता, 13th डे का। तो 14th डे में कांग्रेस का मीटिंग अरेंज करके फिर देसाई बोलने लगे कि हो गया ना, अब कितना दिन और हम लोग शोक मनाएं, बना लो अभी मुझे प्राइम मिनिस्टर, बात खत्म करो। तो वहाँ से उनके सपने शुरू हो गए थे, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। और पूरा नहीं हो पाया तो उसके पीछे का रीज़न था, उस टाइम पे कांग्रेस का और एक बड़ा लीडर था कामराज, जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो एक चंट इंसान था, होशियार इंसान था, और उसको मालूम था कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे देसाई तो कांग्रेस को पूरा अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो उनको नहीं बनने दिया। फिर एक सेकेंड चांस आया 1966 में, क्योंकि 1966 में हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर आपके लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी देहांत हो गया। तब भी फिर सेम सिचुएशन, अब नया तो कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, तब भी देसाई को हटाया गया, और जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए वो आए इंदिरा गांधी। तो तब से इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, इनमें क्लैशेस तो थे। 1969 में क्लैशेस बहुत ज़्यादा बड़े, तो ये जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, और ये इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है उन्होंने प्रमोशन करना शुरू हो गया। तो जितना भी ये मतलब जो भी झगड़ा था वो ठीक है, ईगो फैक्टर पे था, पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस थे। 1975 तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मोरारजी देसाई का टीम और इंदिरा गांधी इनका टीम, इनमें क्लैशेस बढ़ते गए, बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। मतलब इतना नौबत थी कि अगर ये गलती से एक दूसरे के सामने आएंगे तो पैर से चप्पल ही निकलने वाली है एक दूसरे को कूटने के लिए, सिचुएशन ऐसी थी। 1971 में केस हुई थी। 1971 में यूपी के रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे राजनारायण, वो राजनारायण ने दे दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस डाल दी। और वो केस ये थी कि इंदिरा गांधी जो चुन के आई है रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो मैडम ने करप्शन किया है। वो हाईकोर्ट में केस चल रही है 1971 से लेके 75 तक चली, और उसका रिजल्ट लगभग आया था 12 जून 1975, 12 जून या 12 जुलाई का डेट होगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो रिजल्ट था वो ये कि यस करप्शन हुआ है, और इसके कारण इंदिरा गांधी का लोकसभा का सीट अब यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा। अब सीट वैकेंट हो जाएगा, बस बात वहाँ तक सीमित नहीं है, वो तब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी गया। दूसरी बात, जेल गए वो अलग बात। तीसरी बात, रूल ये है कि आप अगर इलेक्शन के करप्शन के चार्जेस पे अगर जेल जाते हो तो आप अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो यहाँ तो पूरा पॉलिटिकल जो जिसको हम लोग कहेंगे कि वो जो था करियर, वो फिनिश हो गया इंदिरा गांधी का। अब ये बात है 12 जून का। अब ऐसे सिचुएशन को कैसे संभाले, क्योंकि अब यहाँ पे पूरा सामने इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर तो फिनिश है, ये बात तो पूरा पक्का है। उस सिचुएशन को संभालने के लिए, और ये जब चल रहा था, ये जब मामला चल रहा था कि अब शायद इंदिरा गांधी नहीं बचेंगी, तो इस मामले का पूरा फायदा उठाने का कोशिश इन्होंने किया। किन्होंने? जो अपोजिशन में थे, मतलब मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, इनका प्रमोशन एकदम जोरदार था कि भाई ये नागिन है जो हमारे डेमोक्रेसी को खा लेंगे, निगल लेंगे, यही भाषा यूज की जाती थी। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने सर्वोदय थ्योरी लाया, जो गांधी जी के इतने बड़े फॉलोअर्स, लेकिन उनकी ये लैंग्वेज सुन के ना बड़े हिस्टोरियन बड़े दंग रह जाते कि भाई आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप एक लेडी को लेके बात कर रहे हैं, कि सीधा ये लैंग्वेज होती थी कि ये नागिन है, और ये नागिन एक दिन हमारे इंडियन डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से निगल लेंगे। तो लोगों को भड़काने का काम, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें थी, चल रही थी।
ऐसे सारे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और खुद को सेफ रखने के लिए इंदिरा गांधी इन्होंने 26 जून 1975 में इमरजेंसी लगाया था। लेकिन इमरजेंसी लगाने के लिए कोई ठोस कारण तो चाहिए कि आप क्या कारण से इमरजेंसी लगा रहे हो। तो आप देखिए कि क्या कारण दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक तो कारण था ये ड्यू टू वार, या दूसरा कारण था एक्सटर्नल अग्रेशन। तो ये दोनों सिचुएशन तो थी नहीं वहां पे कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा पाए। तो उनके पास कौन सा कारण था जिस कारण से वो इमरजेंसी लगा सकते थे? तो उस टाइम पे कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस। उन्होंने इसी रीजन को सामने रखा कि यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस है और इस डिस्टर्बेंस के चलते इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें नेशनल इमरजेंसी लागू करना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये तो ऐसा है कि हम उसे किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और कोई भी प्राइम मिनिस्टर कभी भी इसके कारण जो है वो लगा सकता है। अब आप सोचिए, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, लास्ट टाइम पे मणिपुर में बहुत कुछ हुआ, रिवॉर्ड्स, वो भी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस था। अब आप एक मिनट के लिए हम लोग इस वर्ड को निकाल लेते हैं, आर्म रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस ये वर्ड लगाते हैं, तो इसके चलते भी हमारे आज की सरकार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकती थी क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। बहुत इजी है, हम इस वर्ड को कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए ये जो बहुत इजी वर्ड था इसको निकाल के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड डालना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि 38 और 42nd अमेंडमेंट, दोनों अमेंडमेंट सेंटर के पावर्स बढ़ाने के लिए थे। 44th अमेंडमेंट इमरजेंसी के कंडीशंस को नॉर्मल करने के लिए थे कि भाई सेंटर ज्यादा पावरफुल ना हो, मतलब किसी का मोनोपोली ना चले। इसके पीछे का रीजन एक भी है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये कि जब ये इमरजेंसी चला 21 मंथ चला, 1975 से लेकर 1977 तक 21 मंथ्स, इतने पूरे टाइम पीरियड में जब अपोजिशन प्रमोशन कर रहा था खुद का कि भाई हमें वोट देना, अगली बार हम जीत के आएंगे, और हम जीत के आए तो हम इंदिरा गांधी सरकार ने किए हुए सारे बुरे कामों को हम खत्म कर देंगे और हम जैसे कि वैसे सारी चीज़ों को रखेंगे। तो इसी कारण 38 42nd अमेंडमेंट ने जो कुछ अमेंडमेंट करके घुमाया उसको सही करने का काम 44th अमेंडमेंट करता है। ठीक है, तो कभी भी कोई पॉजिटिव चीज़ दिखे ना तो आप इजीली जान पाओगे, मतलब पकड़ पाओगे कि हाँ ये 44th अमेंडमेंट का कहीं ना कहीं प्रोविजन होगा। बाकी 38 48 को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 44th अमेंडमेंट का प्रोविजन क्लियर, ठीक है। यहां तक दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब एक्चुअली में एक एक्सटर्नल रीजन से कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है तो अटैक होने के बाद ही इमरजेंसी लागू हो सकता है क्या? या प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं अटैक हो सकता है, वो होगा नहीं होगा बात की बात, लेकिन अटैक हो सकता है, इस कारण भी वो इमरजेंसी लागू कर सकते, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। दोनों सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा था कि एक्चुअली अटैक होने के पहले इंडिया में इमरजेंसी लागू हो सकती है। ऑफ कोर्स अगर अटैक होता है तो प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे, इमरजेंसी लागू करेंगे, लेकिन 1975 के 38th अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन को चेंज किया और ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर अटैक होगा उसके बाद ही प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। नहीं, अगर प्रेसिडेंट श्योर है कि अटैक हो सकता है तो एक्चुअली में अटैक होने के पहले भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये नया प्रोविजन 1975 38th अमेंडमेंट ने ऐड किया, अटैक होने के पहले। तो ऑफकोर्स अगर हम लोग इसको देखें इस अमेंडमेंट या फिर इस प्रोविज़न को, तो ये कहीं ना कहीं फिर से सेंटर अपने पावर्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है ना। बात ये है क्योंकि देखो मैंने पहले ही आपको इफेक्ट्स बता दिए कि इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या हो गए। इमरजेंसी के इफेक्ट्स हर एक सेक्टर पे होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, स्टेट के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स पे, फाइनेंशियल पावर्स पे, सब पे निगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। और अगर इतने निगेटिव इफेक्ट्स होते हैं तो भाई हम तो इतना इजीली फिर इमरजेंसी लगा पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नहीं अटैक हो सकता है, फिर भी यहाँ पे मतलब आप सोचो अगर यही प्रोविजन आज भी हम लोग कंटिन्यू लेके चले, जो कि है देखा जाए तो, लेकिन कितना इजी हो जाएगा। समझ के चलो कि हमारे रॉ एजेंट्स को कुछ खबर लगी कि पाकिस्तान में थोड़ी हलचल चल रही है और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं भी पाकिस्तान अटैक कर सकता है, इंडिया में पहले ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई,
इजी हो गया काफ़ी चीज़ें। वो होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन जब तक नेशनल इमरजेंसी चलेगा हम आर्टिकल 19 को नहीं यूज़ कर पाएंगे, स्टेट्स अपने पावर्स को नहीं यूज़ कर पाएंगे। सेंटर इनको गाइडलाइन देगा, उस गाइडलाइन से स्टेट को और हमें चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पावर्स को कम करने की कोशिश हो रही है ना। फिर भी 38th अमेंडमेंट ने इस प्रोविज़न को ऐड ऑन किया, ठीक है। और सेम ईयर सेम अमेंडमेंट, नेक्स्ट प्रोविज़न देखो क्या है। जैसे मैं फिर से आपको सिचुएशन बता दूं, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में आज तक कितने बार इमरजेंसी लागू हुई है। फर्स्ट टाइम 1962, सेकेंड टाइम 1971, थर्ड टाइम 1975। 1971 में जब सेकेंड टाइम इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस टाइम पे बांग्लादेश को लेके इश्यूज थे, इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था। अब वार हम लोग जीत गए, लेकिन उसके बाद भी हमने उस इमरजेंसी को नहीं हटाया। ये इमरजेंसी चल ही रहा था, मतलब 71 से 72 आ गया, 1973 आ गया, 1974 आ गया, 1975 आ गया, फिर भी सेकेंड इमरजेंसी हमने नहीं निकाला। अब लेकिन ये इमरजेंसी चल ही रहा है, लेकिन जैसे अभी मैंने सिचुएशन बताया था कि जून 1975 में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वहाँ पे जो रिजल्ट आया, और उसके बाद खुद को बचाना और कहीं ना कहीं अपोजिशन को दबाना, उसके लिए सेंटर मतलब इंदिरा गांधी और चाहते थे कि पावर्स हमारे हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो उस सिचुएशन में फिर से थर्ड इमरजेंसी लागू किया गया। लेकिन जब थर्ड इमरजेंसी लागू हुआ तो सेकेंड इमरजेंसी ऑलरेडी चल रहा था। सेकेंड इमरजेंसी ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए मैंने कहा कि 1972 में सेकेंड इमरजेंसी लागू हुआ ना, उसको रोका कहा गया। जैसे फिर से एक बता दूं, मैं बाद में लास्ट में भी इसको बताऊंगा। फर्स्ट इमरजेंसी 1962 में लागू हुआ, 1968 तक चला, 1968 तक चला। सेकेंड 1971 में लागू हुआ, 1977 तक चला। थर्ड 1975 में लागू हुआ, वो भी 1977 को लागू तक चला। और सेकेंड एंड थर्ड इमरजेंसी दोनों को एक साथ उठाया गया 1975। कहने का मतलब ये, जब थर्ड इमरजेंसी लागू हो रहा है ना 1975 में, तो ऑलरेडी सेकेंड इमरजेंसी लागू है 71 से। तो ये कैसे किए, तो उसके लिए भी अमेंडमेंट किया, सेम 38th अमेंडमेंट। और क्या ऑलरेडी अगर एक पर्टिकुलर रीजन से इमरजेंसी लागू है, इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट दूसरे रीजन से इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। जैसे आप सोचो कि 1971 में जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने लागू किया था वो किस रीजन से लागू किया होगा, एक्सटर्नल, लेकिन 75 में इंटरनल ऑफ कोर्स। तो ये दूसरे रीजन को सामने रख के इमरजेंसी लागू किया ना, तो ये प्रोविजन भी 1978 कि ऑलरेडी इमरजेंसी अगर इंडिया में होगा नहीं, लेकिन इस इमरजेंसी से सेंटर ने कुछ ज्यादा पावर्स अपने हाथ में लिए। हाँ, सेकंड वाले सेकेंड इमरजेंसी कंटिन्यू था ही, वो तो चालू ही था, ये अलग से, ये इंटरनल के कारण अलग से, इंटरनल का रीजन देखिए ऊपर जो हमने टाइप्स लिखे थे ना कि बेसिकली इंडिया में 3 टाइप के इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कहा जाता है, उसको बहुत बार स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी, ये वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, हम भी बोलेंगे ठीक है स्टेट इमरजेंसी। और इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो फर्स्ट टर्म है 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, तो देखो टाइटल से हमें क्या लगता है, ऑफकोर्स ये नेशनल इमरजेंसी है, मतलब जब प्रेसिडेंट इसे लागू करते हैं। सबसे जरूरी बात इसे भी पहले क्लियर कर दूं, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर सकता है। नहीं 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 नहीं, ये राइट सिर्फ प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट माइंड में बिल्कुल मत लाओ कि अच्छा मतलब 1975 में इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट भी थे क्या, अरे प्रेसिडेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर ही थे। लेकिन आर्टिकल 74 को भी याद रखो, आर्टिकल 74 कहता है ना कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए रहेगा, तो पीएम कैबिनेट प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां मामला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं, और जब हम लोग नेशनल बोलते हैं, नेशनल कहते हैं, तो इसका मीनिंग ऐसे निकलता है कि चलो आर्टिकल 352 से प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू करते हैं, मतलब ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, देश के हर एक कोने में लागू होता होगा। तो
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का मीनिंग यही निकलता था, ऐसे ही निकलता था। नेशनल बोल रहे ना हम, तो देश के हर एक कोने में नेशनल इमरजेंसी लागू रहेगा। लेकिन 1976 के 42nd अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन में भी चेंजेस किए, और चेंजेस ये कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू करते समय एक तो कंप्लीट नेशन या देश के एक स्पेसिफिक रीजन पे भी वो नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है ना, रीजन, इसका पता है मीनिंग क्या निकल सकता है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, समझ के चलो कि पाकिस्तान ने अगर जम्मू कश्मीर पर अटैक किया, थ्रेट सिचुएशन बना, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो थ्रेट है ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित है, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो पूरे देश के लिए ना करके सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हुआ एक रीजन, राइट? और मैं अंदर तक ले जाता हूँ आपको, क्योंकि आपके माइंड में ये आ सकता है कि ओके, एक पूरा नेशन या फिर एक स्टेट, ऐसे नहीं, स्टेट नहीं, रीजन। इसलिए इसी एग्जाम्पल को अगर मैं और अंदर ले जाऊं तो समझ के चलो कि पाकिस्तान ने अगर जम्मू कश्मीर पर अटैक किया, लेकिन थ्रेट सिर्फ कश्मीर तक है, जम्मू नीचे है सदर्न में, कश्मीर ऊपर है नॉर्थन में, लेकिन थ्रेट सिर्फ कश्मीर तक है, तो फिर हो सकता है कि वो इमरजेंसी सिर्फ कश्मीर तक लागू हो, जम्मू पे भी लागू ना हो। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सिर्फ श्रीनगर, तो भी लागू रह सकता है। कहने का मतलब पूरा नेशन या हमारे कंट्री के स्पेसिफिक एरिया पे भी नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकता है। ये प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट। आपको लगता होगा अगर अभी से कि तो यार बहुत बारीक बारीक प्रोविजन है, तो कुछ भी हमने शुरू ही नहीं किया। ये बहुत सिंपल है, मैं पहले ही क्लियर कर दिया आपको। हम इंडियन पॉलिटी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और कुछ नहीं है इंडियन पॉलिटी में। अभी हमने शुरू ही नहीं किया, मैं तो ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका मैं, कि क्या है इमरजेंसी। ठीक है, ये रीजन, हाँ यहाँ लिखा ही हमने कि डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। चलो नेक्स्ट, ये इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। चलो यहाँ पे हमने लिखा तो है कि इसे कौन डिक्लेयर कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ओनली। लेकिन प्रेसिडेंट खुद के मर्जी से काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो किसके मर्जी से या फिर किसके एडवाइस पे? पीएम के। लेकिन यहाँ फिर समझने वाली बात है कि पीएम के ही एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे क्या? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री कहना सही नहीं रहेगा, बात करेंगे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर्स या अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के हाथों में नहीं रहती, तो वो अथॉरिटी रहती है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। मैं आपको 44th अमेंडमेंट का एक प्रोविजन बता रहा हूं एक्चुअली, इसको समझो। लेकिन क्या है, फिर से मैं सिचुएशन सामने रख दूं तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे। 1975 का जब थर्ड इमरजेंसी लागू हुआ, जो कैबिनेट था उस टाइम पे इंदिरा गांधी का, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मतलब उनके टाइम पे तो खुद विजयालक्ष्मी पंडित भी सरकार में थी। विजयालक्ष्मी पंडित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है ना बहन थी, मतलब इंदिरा गांधी की बुआ। ठीक है, मामला ये था कि जब 26 जून 1975 में थर्ड नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ, तो दूसरे दिन ये जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे वो सुबह चाय पीते समय पेपर में पढ़ रहे कि है इमरजेंसी लागू हुआ। मिनिस्टर्स को पता ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि सिर्फ इंदिरा गांधी मतलब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को सजेशन दिया और उसके चलते यहां प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया। ठीक है, तो यहाँ इस सिंपल प्रोविजन को, इस सिंपल प्रोसेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल करना ज़रूरी है ना। मतलब यहाँ तो इजीली बस एक पर्सन जो है वो एडवाइस दे रहा है और प्रेसिडेंट एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ 44th अमेंडमेंट 1978 44th अमेंडमेंट 1978 में ये अमेंडमेंट हुआ कि प्रेसिडेंट तब ही एक्शन लेंगे नेशनल इमरजेंसी को लेके जब प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट उनको एडवाइस मिलेगा। मतलब सिर्फ पीएम का एडवाइस नहीं चलने वाला, पीएम के साथ साथ कैबिनेट का भी एडवाइस लेना जरूरी है। और दूसरी बात कि ये एडवाइस
ओरल नहीं तो ये रिटर्न में रहना जरूरी। इसको रिजिट कर दिए। पहले सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ओरली भी एडवाइस दे सकते थे, अब लेकिन ये नहीं चलने वाला। प्राइम मिनिस्टर पूरे कैबिनेट के साथ रिटर्न में, मतलब जहां पे स्पेसिफिक रीजन जो है वो मेंशन रहेगा कि हम क्यों इमरजेंसी हमें लागू करना जरूरी है, तो उसे कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब आज अगर हमें इमरजेंसी लगाना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री बस प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि सर लगा दीजिए ना। यहाँ वित्त कैबिनेट उन्हें रिटर्न में देना पड़ेगा, पूरे कारणों को रखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या थ्रेट है और क्यों आपको एक्शन लेना है। ये जब रिटर्न में रहेगा तो ही प्रेसिडेंट एक्शन ले सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट को वो राइट नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं ना कहीं प्रेशर बना है, ठीक है। और एक अमेंडमेंट देख ही लेते हैं। अब एक यहाँ ज़रूरी बात और एक ये आ जाती है कि जैसे हमने ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ रीजंस देखे, एक्सटर्नल इंटरनल, ये वार है, अग्रेशन है, या फिर आर्म्स रिबेलियन है। क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ लॉ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ हम किसे कहेंगे? वही जो एक्ट है, जो प्रोविजंस हैं, उस हिसाब से एग्जीक्यूटिव ने एक्शन लेना है। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री हो गए हो या फिर देश के राष्ट्रपति हो, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे मन करता है आप वैसे करोगे, बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे लोग किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की मनमानी नहीं चलने देते। देखे नहीं अमेरिका में कितना प्रोटेस्ट हुआ है ना, बिल्कुल उन्होंने प्रोटेस्ट का क्या उनका ये था कि यहाँ कोई वो नहीं चलेंगे, आपका किंगडम नहीं है, आप किंग नहीं हो, आप अपनी हुकुमशाही यहाँ नहीं बता सकते ना, जैसे मनमानी चल रही है। तो रूल ऑफ लॉ में ये चीज़ें नहीं होगी भाई। जो रूल में लिखा है, जो भी एक्ट है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे अब प्रेसिडेंट को ये राइट दिया है कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन समझ के चलो कि उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस मतलब क्या? कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। तो फिर उसको अगर हमें इमरजेंसी को हटाना है तो क्या करना चाहिए, क्या किस हिसाब से हम उस इमरजेंसी को हटा सकते हैं? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के इमरजेंसी वाले एक्शन को रिव्यू में रखा था। द पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट का द पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू। अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वहां से कुछ एक्शन लेता है, वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उसे रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर वो कोई लॉ रह सकता है, अमेंडमेंट रह सकता है, या फिर कोई भी एक्शन रह सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भी देखिए ये रीजंस अगर हो गए तो आप नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी कोई रीजन ना रह के अगर प्रेसिडेंट एक्शन ले रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में लाना जरूरी हो जाएगा ना। हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देंगे कि कोई रीजन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं है, उसके बावजूद भी इससे मतलब इस टाइम पे इमरजेंसी लागू किया गया है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू देगा और लगाया हुआ इमरजेंसी को खत्म कर देगा। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1975 के 38th अमेंडमेंट में ये प्रोविजन किया कि इमरजेंसी ये रिव्यू में नहीं आएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बाहर रखा गया। जुडिशियल रिव्यू इमरजेंसी पे लागू नहीं होगा, ठीक है। ये फिर से एक निगेटिव टर्म या फिर एक निगेटिव एक्शन था जिसको बाद में रिपील किया गया, फिर से उसको रिव्यू में लाया गया। और ऑफ कोर्स अब ये शायद मैंने पहले समझने की कोशिश की कि अब यहाँ रिव्यू के बाहर रखा, सामने एक अमेंडमेंट होके उसको फिर से रिव्यू में लाया, तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ होगा? 44th अमेंडमेंट। तो नेक्स्ट जब 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ तो फिर से इसे रिव्यू में लाया गया, तो कहा गया कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू इस पे काम करेगा। और 44th अमेंडमेंट के साथ ही अब हम और एक पॉइंट को नोट करना ज़रूरी हो जाएगा, आपको आंसर्स में भी बाद में काम आएगा। अब तक का सबसे ज़्यादा जिसको हम लोग कहेंगे कि जिसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, ऐसा अमेंडमेंट अगर हम लोग देखें तो वो था 42nd अमेंडमेंट। हम पढ़ेंगे 2 दिन के बाद, हमें अमेंडमेंट्स ही देखना है तो समझ में आएगा आपको कि 42nd अमेंडमेंट को तो हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इतने कुछ चेंजेस हुए थे, इतने ज़्यादा चेंजेस हुए थे।
42nd अमेंडमेंट के मैक्सिमम प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में बाद में, और उस केस को हम लोग कहते हैं 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 42nd अमेंडमेंट, 38th अमेंडमेंट के बहुत सारे प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ये हम 2 दिन बाद पढ़ने वाले हैं, आप समझ जाओगे, लेकिन ये 44th अमेंडमेंट के साथ साथ हमें ये लिखना जरूरी है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि आपने जो रिव्यू के पावर्स को बाहर रखा है इमरजेंसी के, ये राइट आपको नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये फुल पावर्स हैं कि इमरजेंसी को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू दे सकता है। तो मिनर्वा मिल्स का भी जो जजमेंट था वो रिव्यू को लेके ही था कि इमरजेंसी पे हम लोग बिल्कुल रिव्यू दे सकते हैं। तो 44th अमेंडमेंट ने अमेंडमेंट करके तो दिया ही दिया वो राइट फिर से सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये राइट हमारा ही है। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कैसे इमरजेंसी को अप्रूवल मिलेगा और अप्रूवल मिलने के बाद उसका मैक्स टू मैक्स ड्यूरेशन कितना रहेगा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तभी जैसे 1-2 बार हमने ये बात की कि इमरजेंसी को डिक्लेयर करना, इमरजेंसी को अनाउंस करने का राइट सिर्फ प्रेसिडेंट को है, बाकी और किसी को नहीं है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन बस एक पर्सन डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर उसके बाद नेशनल इमरजेंसी लागू, तो ये कहीं भी डेमोक्रेटिक कंट्री को शोभा नहीं देता है। भाई अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है तो ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन थी, उन्होंने आधी रात में उठ के डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस प्रेसिडेंट के डिक्लेरेशन को पार्लियामेंट का असेंट मिलना जरूरी हो जाएगा ना। हम भाई पार्लियामेंट से जब तक जो है उनकी परमिशन नहीं लेंगे कि भाई प्रेसिडेंट ने तो उधर डिक्लेयर कर लिया था क्योंकि थ्रेट सिचुएशन था, इमरजेंसी ही था, इसलिए इमरजेंसी लागू किया, लेकिन पार्लियामेंट को लगता है क्या कि इस इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है या फिर उस इमरजेंसी को पूरी तरीके से हटाना है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एक पर्सन के हाथ में ये राइट दे दिए तो प्रेसिडेंट तो भाई सामने तो किंग बन जाएगा, वो तो चाहे फिर जैसे इमरजेंसी लगा पाएगा। तो इसीलिए इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को पार्लियामेंट का असेंट मिलना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये कैसे और क्या, मैं आपको ना एक स्लाइड खाली, भले ही बाद में वहां सारी चीजें लिखी है, आप लिखते बैठना। प्रेसिडेंट इमरजेंसी को कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहां पार्लियामेंट का सेशन शुरू है तो भी, नहीं है तो भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो यहाँ इनके प्रोक्लेमिनेशन को, प्रोक्लेमिनेशन मतलब इनका ऑर्डर इमरजेंसी के लिए, आपने ऑर्डिनेंस से कंपेयर नहीं करना है। बाद में बच्चों के दिमाग में आता है ओके आर्टिकल 123 में जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते ना, ऐसा कुछ तो है, वैसा नहीं है। ऑर्डिनेंस तब निकाल रहे थे जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, इमरजेंसी को ये चीजें लागू नहीं होती है। इमरजेंसी कभी भी निकल सकती है, कभी भी, इन द सेंस पार्लियामेंट का सेशन चालू रहे नहीं रहे, कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर ये प्रेसिडेंट ही करेंगे, पार्लियामेंट नहीं करेगा। लेकिन जब भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए प्रेसिडेंट ने 1 जनवरी 2026 को अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी रीजन से अगर डिक्लेयर कर दिया, अनाउंसमेंट हो गया, तो फिर सामने क्या, तो सामने प्रोविजन ये कहता है कि प्रेसिडेंट ने जिस दिन इसे डिक्लेयर किया है उस दिन से लेके विद इन अ मंथ पार्लियामेंट के दोनों हाउस का असेंट मिलना जरूरी। 1 महीने के भीतर, मामला यह है कि तब अगर सेशन शुरू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप स्पेशल सेशन बुलाओ, पर 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस प्रेसिडेंट की इस अनाउंसमेंट को कहीं ना कहीं पास करेंगे तो ही जाके वो इमरजेंसी सामने रह सकता है। यहां तक क्लियर, ठीक है, पक्का। अब एक बार प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट को पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने अगर सम्मति दे दी तो फिर ये इमरजेंसी सामने चाहे जितने समय तक चलेगी क्या, तो बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट को एक बार असेंट दिया तो वो इमरजेंसी सामने मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक ही चल पाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक प्रोविजन है। पहली बात, प्रेसिडेंट बस अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट से हमें परमिशन लेना जरूरी। परमिशन
कितने दिन के अंदर? तो प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट से 1 महीने के भीतर आपने दोनों हाउस का सेशन अरेंज करना होगा। दोनों ने अगर आपको परमिशन दिया, परमिशन कैसे चाहिए वो बाद में बताऊंगा आपको, ये सिंपल बातें तो समझ लेते पहले। या दोनों हाउस ने अगर परमिशन दिया तो ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कंटिन्यू मतलब लाइफ टाइम? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट होने के दिन से 6 मंथ तक ये सिचुएशन इमरजेंसी का ये लागू रहेगा, उसके बाद ये लागू नहीं रह पाएगा। लेकिन हमने अगर इमरजेंसी लगाया है तो रीजन क्या है? एक तो भाई वार, या फिर एक्सटर्नल कहीं ना कहीं अग्रेशन, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, रिबेलियन, मतलब थ्रेट वाला सिचुएशन है। थ्रेट वाला सिचुएशन 6 मंथ में नॉर्मल आ ही जाएगा, थोड़ी ना बोल सकते हैं। अगर 6 महीने होते हुए आ रहे हैं, लेकिन 6 महीने होके भी अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आया तो फिर क्या? सामने क्या? तो सामने ये यहां प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट ने परमिशन दिया, 6 मंथ का उसका ड्यूरेशन है। लेकिन अगर सामने 6 मंथ के सामने अगर उसको पोस्टपोन करना है, एक्सटेंड करना है, तो क्या फिर से आपको पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस को बुलाना पड़ेगा, फिर से यहां पे दोनों का परमिशन लेना होगा। अगर 6 मंथ एंड होते तो यहां से फिर से ये इमरजेंसी मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक लागू रहेगा। ऐसे हर बार आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन हर बार आपको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट के बोथ हाउस का परमिशन, और एक बार परमिशन मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसका टाइम पीरियड कितना? 6 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ। पर ये 6 मंथ वाला जो पीरियड है आप कितने भी बार एक्सटेंड कर सकते हो, उसको कोई लिमिटेशन नहीं। 6 साल करो, 8 साल करो, 10 साल करो, 20 साल करो, नहीं आ रहा है सिचुएशन कंट्रोल में, आप उसको कितने बार भी एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन वन टाइम 6 मंथ, एंड एवरी 6 मंथ आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउस का असेंट लेना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो आप एटलीस्ट अभी इतना ये पॉइंट्स लिखो, क्योंकि यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता ये। अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशूज, और कुछ चीज़ें हैं उसके बाद की चीज़ें। पहले के ऊपर के 2 ही लाइन लिखना और सबसे लास्ट वाला ड्यूरेशन लिखना। ड्यूरेशन 6 मंथ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एवरी 6 मंथ विद द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहले के 2 लाइन, लास्ट का लाइन क्लियर हो गया था। पहले तो हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने इसे ओके किया, तो वो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक रहा। 6 मंथ हम सामने बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर टाइम पार्लियामेंट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। पहले ये प्रोविजंस ऐसे नहीं थे। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिजिड है ना? भी है ना? पहले ये बड़े रिलैक्स थे। पहले क्या था और बाद में क्या चेंजेस हुए, कब चेंजेस हुए, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको लेके प्रोविजन ये था कि प्रेसिडेंट ने अगर अनाउंस किया तो प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट के दोनों हाउस का परमिशन मिलना जरूरी। तो पहले टाइम पीरियड 2 मंथ्स था, उसको कम करके 1 मंथ तक लाया गया। ये चेंजेस 44th अमेंडमेंट 1978। देखो पहला चेंज, पहले ये टाइम पीरियड 2 मंथ्स का, इसको चेंज करके 1 मंथ 44th। वैसे भी हेडिंग दे सकते हो चेंजेस ऑफ 44th अमेंडमेंट, क्योंकि 2-3 प्रोविजंस हमें देखना है उसी में। चलो ये एक पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, ये जो अभी प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट को 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने यहाँ पे जोर देना है, क्योंकि जब हम लोग उसको खत्म करेंगे ना तब हमें दोनों हाउसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे अगर उसको परमिशन लेना है तो दोनों हाउसेस की जरूरत है। दूसरी बात, जब हम लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी चीज़ों को पास या रिजेक्ट करते हैं तो हम तो मेजोरिटी मांगते हैं कि भाई आपने उस बात को किससे मतलब अप्रूवल देना है, तो आपको क्या मेजोरिटी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो सिंपल मेजोरिटी भी रह सकती है या फिर उससे स्पेशल मेजोरिटी भी रह सकती है। तो पहले नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट का अप्रूवल ये सिंपल मेजोरिटी से था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसे चेंज करके इसे कर दिया अब स्पेशल मेजोरिटी। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट बिल पास होता है, सॉरी इमरजेंसी बिल पास होता है, जब
वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो नहीं। तो पहले सिंपल मेजोरिटी, 44th अमेंडमेंट ने इसे कर दिया स्पेशल मेजोरिटी। पहले बहुत सिंपल प्रोविज़न था, वो ये कि प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है तो उसके 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस ने सिंपल मेजोरिटी से उसे पास करना है। अगर एक बार पार्लियामेंट ने पास किया तो सामने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए इमरजेंसी लागू रहती थी। उस इनडेफिनेट टाइम को ख़त्म करने का काम फिर से 44th अमेंडमेंट कर रहा है। और इनडेफिनेट टाइम पीरियड को क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं, अभी देखा हमने 6 मंथ मैक्स टू मैक्स, उसको हम लोग कितने बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ, लेकिन उसके पहले इसका कोई टाइम पीरियड नहीं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, नेक्स्ट सिचुएशन को समझो कि क्या सिचुएशन बन सकती है, उसके लिए सोच समझ के एक अच्छे से प्रोविज़न करके रखी है। देखो कैसे हम बोल तो रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने एक बार अनाउंस किया तो पार्लियामेंट के बोथ हाउस का आपको अभी फ़िलहाल 1 महीने में जो है वो परमिशन चाहिए। लेकिन ठीक है, आपको परमिशन देने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस को अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर सेशन शुरू होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सेशन शुरू नहीं है तो आप सेशन बुलाओ, स्पेशल सेशन। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अगर हम लोग अपर हाउस की बात करें, राज्यसभा, तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो तो कभी डिसॉल्व नहीं होता। अरे लेकिन लोकसभा तो डिसॉल्व हो सकता है ना, 5 साल में या फिर 5 साल के अंदर भी डिसॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट के पहले अगर किसी कारण से लोकसभा डिसॉल्व हुई हो, या चलो वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम लोग एक ही बात को पकड़ते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, प्रेसिडेंट ने 1 जनवरी 2026 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, 30 दिन मतलब 1 महीने के भीतर लोकसभा राज्यसभा दोनों का यहाँ पे परमिशन मिलना जरूरी था, लेकिन किसी कारणवश 10 जनवरी 10 दिन में ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 5 साल पूरे हो जाए तो हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया तो हो सकता है, और भी रीजंस है, इससे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर लोकसभा डिसॉल्व हुआ तो फिर कैसे, प्रोविजन तो ये कह रहा है कि दोनों हाउस ने 1 महीने के भीतर यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, लेकिन यहाँ लोकसभा तो है नहीं, लोकसभा तो डिसॉल्व है। तो अब फिर सामने क्या प्रोविजन, तो उसे समझते हैं। ये सिचुएशन समझ में आया कि सिचुएशन क्या है। तो इसको लेके इमरजेंसी में प्रोविजन ये किया है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, लोकसभा के इलेक्शंस होके लोकसभा का, न्यू लोकसभा का, फ्रेश लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग जिस दिन फर्स्ट मीटिंग होगा, उस नए लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग से लेके सामने 30 डेज के अंदर उस नए लोकसभा ने परमिशन देना जरूरी। उसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 1 जनवरी को प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर हुआ, 10 जनवरी को लोकसभा डिसॉल्व हुआ। अब लोकसभा का इलेक्शन अरेंज करना और नया लोकसभा लाना कोई मजाक बात तो है नहीं, उसको समय जाएगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना भी जा सकता है, इतना समय बिल्कुल जा सकता है। एग्जाम्पल लेंगे, ये सारी बातें जनवरी में हुई, नया लोकसभा आया मार्च में, और समझ के चलते हैं कि 1 मार्च को फर्स्ट मीटिंग हुआ। अब सिचुएशन जो थी कि प्रेसिडेंट ने 1 जनवरी को डिक्लेयर किया, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व थी, तो इसके लिए प्रोविजन ये है, तो ठीक है, अब तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, हमें वेट करना पड़ेगा नए लोकसभा के इलेक्शन का। नया लोकसभा आएगा, लेकिन जिस दिन न्यू लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग होगा, उस फर्स्ट मीटिंग से लेके नेक्स्ट 30 डेज में लोकसभा का परमिशन मिलना जरूरी। लेकिन 1 महीने के स्पेसिफिक पीरियड में सेकेंड हाउस का परमिशन ऑलरेडी मिलना जरूरी। ऐसी लैंग्वेज यूज की है इंडियन पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशन वालों को सीधे मुंह बात करना नहीं आता। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, अगर ऐसा हुआ तो एटलीस्ट राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा ने विदिन 1 मंथ असेंट देना जरूरी। फिर नया लोकसभा का इलेक्शन होगा, नई लोकसभा आएंगी, फर्स्ट मीटिंग जब नया लोकसभा का रहेगा, उसके 30 डेज में नया लोकसभा परमिशन देगा। तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आप देख लेना, पढ़ लेना वो क्या प्रोविजंस है। ऐसे ही दिया है कि ऐसा सिचुएशन है तो नए लोकसभा का इलेक्शन होगा, नया लोकसभा आएगा, नया लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग से लेकर 30 डेज के अंदर नए लोकसभा ने उसको परमिशन देना जरूरी। उसके पहले जो टाइम बताया गया था उसमें सेकेंड हाउस ने परमिशन देना जरूरी। ऐसे भी सीधे मुंह नहीं बोलेंगे राज्यसभा, नहीं, सेकेंड हाउस, ठीक है। लेकिन कंसिडर है ना, क्या है
विद इन अ मंथ राज्यसभा ने परमिशन देगा, नया लोकसभा जब भी है वो 30 डेज के अंदर देगा। ठीक, इसको अच्छा ये सामने ऊपर है, मैं लिखवा के देता हूं, मतलब आपको इजी जाएंगे, लेकिन इसी कंडीशन को सामने लेके जाते। चलो भूल जाओ ऐसा कुछ हो, ऐसा भूल जाओ कि ऐसा कुछ, समझ के लो सब कुछ नॉर्मल है। क्या प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, लोकसभा था, इसलिए 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने परमिशन दे दिया। तो अब ये इमरजेंसी कितने टाइम के लिए रहेगा? 6 मंथ। तो 6 मंथ अगर 1 जनवरी को लागू होता है तो 6 मंथ लगभग 30 जून को फिनिश हो जाएगा। ठीक, यहां पे जब परमिशन मिला, फिर से याद दिला दूं, अभी जो हमने पढ़े भूल जाओ 1 मिनट के लिए, सब कुछ नॉर्मल था, लोकसभा था यहां पे, इसलिए लोकसभा ने परमिशन दे दिया। अब 30 जून को 6 मंथ पूरे हो रहे हैं। अब सामने अगर उसको एक्सटेंड करना है तो दोनों हाउस का फिर से आपको परमिशन लेना जरूरी है। अब ये 6 मंथ के बाद जब दोनों हाउस का परमिशन लेना जरूरी है, यहां पे अगर लोकसभा सेम कंडीशन डिसॉल्व अगर होगा तो कैसे? सिचुएशन को, पीरियड को चेंज कर रहे हैं। पहला सिचुएशन हमने रखा, यहां अगर डिसॉल्व हुआ तो कैसे, वो हमने देखा। अब दूसरा सिचुएशन यहां देख रहे हैं, यहां सब कुछ ठीक था, 1 महीने के भीतर लोकसभा ने असेंट दिया भी, सामने 6 मंथ तक था, सामने 5th या 6th मंथ में ही समझ के लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो सामने कैसे? तो वैसे ही जैसे अभी हमने देखे, क्या 6 मंथ का पीरियड सामने एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे पहले राज्यसभा एटलीस्ट उसे परमिशन दे दे, नया लोकसभा आएगा कभी ना कभी, उनका फर्स्ट मीटिंग होगा, फर्स्ट मीटिंग से नेक्स्ट 30 डेज में लोकसभा का असेंट मिलना जरूरी। क्लियर? उसको सामने भी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल को ले जा सकते हैं। समझ के चलो कि अब तक लोकसभा डिसॉल्व ही नहीं हुआ था, 2 साल हो गए, अब और 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड करना है, तब अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो कैसा? ऐसे जो अभी हमने देखा, राज्यसभा पहले असेंट देगा और नया लोकसभा 30 डेज के अंदर देगा। क्लियर? ठीक है, चलो इसे ये था एट द टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड। ये सेम लाइन दोनों सिचुएशन में लागू होती है ना, पहले या फिर 6 मंथ के बाद। किस तरीके से हम इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं? पहले तो लगभग एक ही ऑप्शन था हमारे पास, अभी ऑप्शंस बढ़ गए हैं अच्छे खासे। जैसे एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन हमारे पास ये है, भाई सिंपल है, जिन्होंने लगाया है, मतलब भाई जिन्होंने फैलाया है वो साफ भी करेगा है, प्रेसिडेंट ने लगाया ना तो प्रेसिडेंट खुद उसे वापस लेंगे। जैसे एक ऑर्डर निकाल के वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, वैसे ही ऑर्डर निकाल के वो इमरजेंसी को रोक भी सकते हैं कि ठीक है अब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब हम लोग इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं, तो मे बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, एक सिंपल। सेकेंड, डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूशन बाय पार्लियामेंट। अब देखो ये सिचुएशन कैसे रह सकता है, जैसे एग्जांपल लेंगे कि प्रेसिडेंट ने जब इसे डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने उसे परमिशन दिया, तो वो 6 मंथ तक था। यहाँ 6 मंथ के सामने और एक्सटेंड करना है, आपको परमिशन लेना जरूरी, फिर से एक्सटेंड करना है, आपको परमिशन लेना जरूरी। पार्लियामेंट इन बिटवीन मतलब ये जो 6 मंथ का गैप है, यहाँ पे कभी भी उसको प्रोक्लेमेशन को खत्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, प्रेसिडेंट ने जब यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना, और डिक्लेरेशन के बाद जब 1 महीने के भीतर में पार्लियामेंट ने उसको असेंट देना था, अगर पार्लियामेंट ने यहीं पे अगर उसे रिजेक्ट कर दिया रहता तो ये इमरजेंसी यहीं पे फिनिश। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दिया परमिशन क्योंकि सिचुएशन है, तो यहाँ से रह के ये 6 मंथ तक रहेगा। अब 6 मंथ हो गए, समझ के चलो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब तो यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा पार्लियामेंट ने अगर यहाँ पे उसे रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे फिनिश, सीधा सीधा मामला है। या फिर चलो यहाँ पे भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी, साल भर ये इमरजेंसी लागू थी, लेकिन साल भर के बाद अब सारी सिचुएशन ठीक है, अगर यहाँ से एक्सटेंड करना है और प्रेसिडेंट खुद उसे वापस नहीं ले रहे हैं तो पार्लियामेंट उसे रोक देगा और ये इमरजेंसी यहीं पे फिनिश हो जाएंगे। ठीक, तो ये ऊपर के जो दोनों पॉइंट्स हैं इजी है, मतलब इसको समझना बहुत कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है कि एक तो भाई प्रेसिडेंट खुद इसे निकालेंगे या फिर यहाँ पार्लियामेंट है उसको डिसअप्रूवल दे देंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट ये जरूरी है, यहाँ पे समझिए थर्ड पॉइंट क्या है। 1/10 member of the Lok Sabha give a written notice to the speaker और president, basically president ही लागू होता है उसे, for special sitting of लोक सभा। सिचुएशन को पहले समझ लो, उसके बाद भले अब लिखते रहना है। सेम, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, पार्लियामेंट ने उसे असेंट दे दिया, 6 मंथ फर्स्ट यहाँ पे फिनिश हुआ, फिर एक्सटेंशन मिला 6 मंथ चला, फिर एक्सटेंशन मिला 6 मंथ यहाँ पे चला। एग्जाम्पल,
1 जनवरी 2026 को लागू किया था, 30 जून को फिर से एक्सटेंशन मिला, तो ये गया 31 दिसंबर तक, फिर से एक्सटेंशन मिला तो सामने गया ये फिर से 30 जून 2027 तक। सिचुएशन को समझिए, पहले 6 महीना क्रिटिकल थ्रेट सिचुएशन था, पार्लियामेंट ने बिल्कुल परमिशन दिया, एक्सटेंड हुआ। नेक्स्ट 6 मंथ भी सिचुएशन वैसे ही था, इसलिए पार्लियामेंट ने उसको एक्सटेंड दे दिया, फिर से ये एक्सटेंड हुआ। अब यहाँ पे 2027 आ गया, 31 दिसंबर से लेके सामने 1 जनवरी से लेके 30 जून 2027। एग्जाम्पल, पूरा साल भर गया, सिचुएशन था ही थ्रेटफुल, तो हमने उसको वापस नहीं लिया था इमरजेंसी को, इमरजेंसी जैसे कि वैसे चल रही। 31 दिसंबर को भी हमने एक्सटेंड दिया क्योंकि सिचुएशन नहीं थी अंडर कंट्रोल, लेकिन 2027 के फरवरी तक, मतलब 31 दिसंबर के 1.5-2 महीने में फरवरी तक सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल है। लेकिन फिर भी एक्सटेंशन तो 6 मंथ का मिला है, तो अनवांटेडली ये कब तक चल रही है? 30 जून तक। फरवरी को सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, फिर भी ये 30 जून तक तो चलेगा। कैसे रोक सकते हैं? ऊपर क्या क्या ऑप्शन था हमारे पास? प्रेसिडेंट अगर खुद उसे वापस ले, लेकिन वो ले ऐसी हम लोग आशा रख रहे हैं, नहीं लोगे तो क्या करेंगे? चलेगा तो 30 जून तक। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था कि पार्लियामेंट उसे रोक सकती है, अरे लेकिन पार्लियामेंट को रोकने के लिए उसके सेशंस तो रहे, तो रोकेंगे ना, ये तो अभी यहाँ पे जून में ही मिलेंगे। समझ में आई ना बात? तो ऐसे सिचुएशन में क्या, जब पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं चल रहा है, दूसरी बात यहाँ पे प्रेसिडेंट उसे वापस भी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर लोकसभा के, ओनली लोकसभा, राज्यसभा का कोई रोल नहीं, अगर लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से 543 में से 1/10 मेंबर ने, मतलब लगभग 54 मेंबर्स ने रिटर्न में अगर प्रेसिडेंट को ये एक टाइप का रिक्वेस्ट किया कि सर अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और इस इमरजेंसी का क्या किया जाए, उसके लिए आप स्पेशल सेशन अभी बुलाइए। अगर लोकसभा के एटलीस्ट 1/10 या मोर देन 1/10 मेंबर्स ने रिटर्न में प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया, तो ये 1/10 मेंबर्स का रिटर्न में नोटिस आने के बाद, रिक्वेस्ट आने के बाद विद इन 14 डेज प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अरेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये प्रोविजन अगर हम लोग नहीं करते तो पार्लियामेंट सीधा कब मिलता? जून को। 4 महीने हमारे राइट्स, स्टेट के पावर्स और बहुत सारी चीजें ये सेंटर के कंट्रोल में रहती। लेकिन यहां हमने एक प्रोविजन करके रखा है कि लोकसभा के अगर 1/10 या मोर देन 1/10 मेंबर्स प्रेसिडेंट को रिटर्न में एक एप्लीकेशन देते हैं कि सिचुएशन शायद अंडर कंट्रोल आ गया है, आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए, तो ये रिक्वेस्ट लेटर आने के 14 डेज के भीतर प्रेसिडेंट को वो स्पेशल सेशन अरेंज करना पड़ेगा और फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेंगी उसे एक्सटेंड करना है या नहीं करना। और यहाँ पे अगर जरूरत नहीं रहेगी एक्सटेंड करने का, तो उसे फरवरी में ही रोक दिया जाएगा। समझ में आई बात? ये प्रोविजन पहले नहीं था, ये प्रोविजन 44th अमेंडमेंट में किया गया 1978, थर्ड वाला। क्लियर? यहाँ पे वो पॉइंट नहीं ना कि विद इन 14 डेज प्रेसिडेंट को अरेंज करना पड़ेगा, वो लिखो। और 44th अमेंडमेंट ने 44th अमेंडमेंट 1978, विद इन 14 डेज स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा भी लिख सकते हो, पार्लियामेंट की जरूरत मतलब राज्यसभा की जरूरत नहीं रहती है। देखेंगे हम लोग। देखने के पहले हम 1-2 चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स में पढ़ना मतलब क्या पढ़ना है, तो इफेक्ट्स ही पढ़ना है, नहीं तो ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट मतलब आपके इसके इमरजेंसी की ऊपर की ही बातें कर रहे हैं, जो पढ़ने वाला जो है ना सही तरीके से, वो इफेक्ट्स हैं। हम तो ये जनरल प्रोविजंस देख रहे हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा का रोल कैसे और क्या है। ओके, जब हमें अप्रूवल देना है इमरजेंसी को और जब हमें रिजेक्ट करना है, दोनों हाउसेस के रोल और दोनों हाउसेस में अप्रूवल और रिजेक्शन के लिए कौन सा मेजॉरिटी लगता है ना, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जब हमने अप्रूवल दिया तो अप्रूवल के लिए पहली बात हमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जरूरत पड़ी थी, दोनों हाउसेस की पड़ी थी। मैंने तभी जोर दिया था
कि लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। तो जब अप्रूवल मिलेगा तो दोनों हाउस का रोल इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात कि दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना जरूरी। लेकिन जब उसके रिजेक्शन का टाइम आता है, उसके रिवोकेशन का टाइम आता है, उसको रोकने का जब समय आता है, तो उसको रोकने के लिए राज्यसभा का कोई उसमें रोल नहीं है। जो भी रोल है सिर्फ लोकसभा का है। रोकना है राज्यसभा का नो रोल, जो भी है ये लोकसभा का है। और वो भी लोकसभा में वो बिल अगर सिंपल मेजोरिटी से पास होता है तो भी उस इमरजेंसी को रोक दिया जाएगा। तो यहाँ दो चीज़ें पढ़ने जैसी है। जब उसको अप्रूवल देना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत, जब उसको रोकना है सिंपल मेजोरिटी। जब आपको रोकना है, जब आपको अप्रूवल देना है तो दोनों हाउस की ज़रूरत, रोकने के लिए सिर्फ लोकसभा। क्लियर? इसको नोट कीजिए। ऑफकोर्स हम रोकने के लिए क्यों इतना मुश्किल प्रोसेस रखें ना, हम थोड़ी चाहेंगे कि अनवांटेडली इमरजेंसी को लागू रखा जाए। तो इसके लिए इजीली हम लोग उसको ख़त्म कर सके, इसलिए ये प्रोविज़न हमें दिखता है। ठीक है, एटलीस्ट अपन हम लोग इफेक्ट्स में एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इफेक्ट्स तो देख ही सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स देखें। फाइनेंशियल इमरजेंसी की इतने बहुत कुछ इफेक्ट्स हमें बहुत आम लोगों पे नहीं दिखने वाले हैं। प्रेसिडेंशियल रूल के तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी के बहुत मेजर इफेक्ट्स हमें दिखते हैं, और बहुत अलग अलग एरिया सेक्टर्स पे वो इफेक्ट्स दिखेंगे। बेसिकली ये इफेक्ट्स सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस पे पड़ेंगे। इसके अलावा ये इफेक्ट्स लोकसभा एंड असेंबली के टर्म ड्यूरेशन पे पड़ेंगे। इसके अलावा ये इफेक्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग सेंट्रल एंड स्टेट की रिलेशंस की बात करें तो सेंट्रल स्टेट के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, हर तरीके के रिलेशंस पे इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। तो वन बाय वन हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बात पूरी तरीके से क्लियर रख दीजिए कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो अनवांटेडली सेंटर के तरफ से कोई भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया जाएगा। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो सेंटर उधर से किसी स्टेट के कैबिनेट को डिसॉल्व नहीं करेगा। मतलब मामला ये है कि हम ऑलरेडी मुश्किल में हैं और उसमें और हम लोग मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लग सकता है सामने आपको भविष्य में कि भाई सारे पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं तो सारे स्टेट कैबिनेट्स को डिसॉल्व कर दिया जाता होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस सिचुएशन को संभालने के लिए वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कोऑपरेशन जरूरी है। तो हम बस नीचे के जो स्टेट्स हैं उनको बेवजह डिसॉल्व नहीं करेंगे, उनको हम लोग कंट्रोल में बस रखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो इफेक्ट्स रहेंगे वो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और किस तरीके से लेजिस्लेचर, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पे इफेक्ट्स देखें तो ऐसे सिचुएशन में जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंट्रल एक्सटेंडेड टू डायरेक्शन एनी स्टेट। इसका मतलब ये है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को गाइडलाइंस देगा, स्टेट्स को, कि स्टेट्स ने उनके पावर्स कैसे यूज करना है, वो किस तरीके से अपने पावर्स को यूज करें। क्योंकि स्टेट्स अपनी मनमानी उस पर्टिकुलर कंडीशन सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे। सेंटर तब स्टेट्स को गाइडलाइन देगा, सेंटर तब स्टेट को कहीं ना कहीं ऑर्डर देगा कि आपने आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो ये यहां पे स्टेट का सोवेरेनिटी चला गया, स्टेट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। ये हुए एग्जीक्यूटिव इफेक्ट्स। रही बात लेजिस्लेटिव इफेक्ट्स की, तो अगर नेशनल इमरजेंसी है तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स, मतलब आज जितने 59 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में, उस 59 सब्जेक्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में रूल्स एक्ट लाने का, लॉ बनाने का फुल राइट सेंटर को है। उनको अलग से किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो वो स्टेट लिस्ट का बॉक्स सेंटर के लिए ओपन हो गया, वो बिल्कुल अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं। पॉइंट को आपने इसके पहले भी पढ़े हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में तो पढ़े हो, मैं खुद पढ़ाया हो, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन भी कर लेता हूं आपको। जब
पहली बात तो ये बताओ कि इसमें कौन सा आर्टिकल लागू होता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर ये स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे एक्शन ले सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ 250 एग्जैक्टली। चलो सेकेंड क्वेश्चन, जब सेंटर स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट्स पे, अरे हमने 249, 250, 252, 253 याद है, आया याद है? जब सेंटर स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना रहे हैं, उस सेम कंडीशन में स्टेट भी उस सेम सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते क्या? ओके, लेकिन कंडीशन क्या है? हाँ, सेंटर और स्टेट के अलग अलग नहीं रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अलग अलग है तो सेंटर का ही माना जाएगा। वेरी गुड, दूसरे क्वेश्चन का आपने आंसर तो दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में लॉज बना रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, ये लॉज का भविष्य क्या है? सामने भविष्य क्या है? मतलब ये ऐसे कंटिन्यू रहेंगे? हाँ, क्या रहेगा फिर? 6 मंथ, उसके बाद डिसॉल्व। हाँ, मामला ये है कि सेंटर के तरफ से स्टेट लिस्ट में अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई भी लॉ बना तो वो लॉ कब खत्म होगा? तो जिस दिन इमरजेंसी फिनिश हो जाएंगी उस दिन से 6 मंथ वो लॉज रहेंगे। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद जिस दिन 6 मंथ का पीरियड खत्म हो जाएगा, इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ के बाद वो पीरियड जब खत्म हो जाएगा, ये लॉज भी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, ये पढ़े हैं हमने। तो ये इफेक्ट आपके स्टेट्स पे जाता है और सेम टाइम पे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं आर्टिकल 123 का यूज करके। चलो ऑर्डिनेंस को लेके भी मैं आपको कुछ याद दिला दूं। जब हमने ऑर्डिनेंस पढ़े ना, तो ऑर्डिनेंस को मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया होगा या फिर एंड किया होगा कि प्रेसिडेंट कहा, मतलब किस किस एरिया में ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। तो अमेंडमेंट हो ऐसे ऑर्डिनेंस नहीं निकल सकते, ये हमने पढ़ा है। फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हो ऐसे ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया होगा, जो सेंटर के ज्यूरिडिक्शन में आता है उसी सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस निकल सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे नहीं निकल सकते। तो देखा जाए तो स्टेट लिस्ट ये सेंटर के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी है तो सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिर, इसीलिए प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल तो लंबा जाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी समझने जैसी बात, वो ये एग्जाम्पल के लिए समझ के चलो कि हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर पे इमरजेंसी लगाया, क्योंकि तभी हमने देखा है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक एरिया में भी लगा सकते हैं इमरजेंसी। मामला ये है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पे ही अगर इमरजेंसी लगाया है, और अभी हम लोग जो इफेक्ट्स देख रहे हैं, तो ये इफेक्ट्स हम लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ऑर्डर देंगे कि आपने आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे यूज करना है। सेंटर स्टेट सब्जेक्ट पे कहीं पे भी लॉ बना पाएंगे, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो इमरजेंसी बस जम्मू कश्मीर में ही लागू है। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर से काफी दूर है। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में कोई थ्रेट सिचुएशन नहीं होगा, इसलिए प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी भी बस जम्मू कश्मीर में ही लगाई है। पूरे देश में प्रॉब्लम रहता तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगता, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम रहता तो महाराष्ट्र में लगता, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही वो प्रॉब्लम सीमित होगा, इसलिए इमरजेंसी भी जम्मू कश्मीर तक ही। अब इमरजेंसी सिर्फ जम्मू कश्मीर तक है, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स यूज करते समय सेंटर महाराष्ट्र के लिए भी कर सकता है क्या? सेम, मतलब महाराष्ट्र स्टेट को भी ऑर्डर या गाइडलाइन देगा क्या कि आपने आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे यूज करना है। महाराष्ट्र के स्टेट लिस्ट में भी किसी सब्जेक्ट पे लॉज बना पाएंगे क्या? ये सोचने वाली बात है ना। तो महाराष्ट्र काफी दूर है, तो महाराष्ट्र पे तो ये बातें लागू नहीं होगी, जम्मू कश्मीर पे तो होगी ना, जम्मू कश्मीर पे होगी। एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर को ही लग के जो स्टेट्स है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यहाँ सीधा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर के पास के स्टेट्स है। एग्जाम्पल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस स्टेट में इमरजेंसी नहीं लागू है, जम्मू कश्मीर को ही लागू है, लेकिन लग के एरिया है ना, लग के एरिया है। तो जो थ्रेट एरिया से लग के एरिया है, भले ही वहां पे इमरजेंसी लागू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर इन स्टेट को उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे यूज करना है उसके गाइडलाइन दे सकता है।
इन स्टेट को ऑर्डर निकल सकते हैं कि आपने आपके पावर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उन्हीं स्टेट्स पे निकलेंगे जो इस इमरजेंसी के एरिया को लग के हैं। महाराष्ट्र जो दूर है उनके लिए नहीं लागू हो गए। क्लियर? ठीक है, चलो ये पावर्स आपके हुए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। सेंटर और स्टेट में फाइनेंशियल इफेक्ट भी बहुत गहराई से देखना जरूरी हो जाएगा, तो उसको समय लगेगा, हम लोग उसको कल देखेंगे।